Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video, I will be covering the part 2 of our chapter Principles of Inheritance and Variation. And in this part, we will finish the entire chapter. So do watch this video till the end. Obviously, थोड़ी lengthy होगी ये video, but I am sure like after watching this video, you will hardly have any doubt regarding this chapter. Also, मैंने recently start किया है community post पे questions post करने का. So I'll be posting questions related to whatever chapter जो मेरी videos में चल रहा होगा. So like अभी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा है, सो आई एम पोस्टिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर, सो डू चेक आउट माय कम्युनिटी पोस्ट एज वेल. सो लेट्स बिगिन. तो प्रीवियस वीडियो हमने एंड करी थी हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे. तो देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको यहाँ पे वॉयलेट करने के लिए क्या आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो अब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है ये हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल किस चीज़ का गिवन है. एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंथेरेनम का. लाइक आप इन तीनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हो. सो डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंथेरेनम. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर रेड होता है डोमिनेंट और वाइट होता है रिसेसिव, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें मिलने चाहिए रेड, बट यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे हमें मिल रहे हैं पिंक. रीज़न बीइंग कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है. यहाँ पे ना तो रेड कम्प्लीटली डोमिनेंट है, ना तो यहाँ पे वाइट कम्प्लीटली डोमिनेंट है. यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लाइक कोई भी कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है. तो क्या हुआ, जब रेड का क्रॉस कराया हमने वाइट के साथ, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें हीटेरोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट शेड दैट इज़ योर पिंक देखने को मिली. ठीक है, दिस इज़ आर मेल गैमीट्स एंड दीज आर द फीमेल गैमीट्स एंड दिस इज़ अ प्यूनेट स्क्वायर, जिसके अंदर की जब हमने F2 जनरेशन देखी तो हमारा जो क्रॉस आया, क्रॉस मैंने ऑलरेडी क्रॉस डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में. मोनो हाइब्रिड भी डिस्कस करा दे, इन टेस्ट क्रॉस भी डिस्कस करे थे. तो आई थिंक सो क्रॉसेस तो अब आपको करने आ गए होंगे. सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस प्यूनेट स्क्वायर अगेन. एंड अगर स्टिल आपको क्रॉसेस में इशू है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो एंड उसमें आप क्रॉसेस देख के आओ मैंने कैसे मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किए थे. तो हमने जब यहाँ पे क्रॉस किया यूजिंग अ प्यूनेट स्क्वायर, तो हमें फिनोटिपिक रेशो मिली 1:1 एंड जीनोटिपिक मिली 1:1. पहले क्या होता था कि जीनोटिपिक तो 1:1 ही होती थी, बट फिनोटिपिक होती थी 3:1. बट अब जो फिनोटिपिक रेशो है वो भी 1:1 हो गई है. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा केस है जिस केस के अंदर जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशोज़ हैं ये सेम होती हैं, तो वो केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है there are two copies of each gene, that is a pair of alleles. These two alleles need not always be identical. हमें पता है जब identical नहीं होते हैं तो उसे हम heterozygous condition कहते हैं. उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आप समझो कि theoretically the modified allele could be responsible. अगर मान लो कि कोई भी allele है जो modified है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन हुआ या कुछ भी हुआ, एक allele मॉडिफाई हो गया, तो अब उस मॉडिफाइड allele से क्या हो सकता है कि वो allele मॉडिफाई तो हुआ बट उससे उसकी जो फंक्शनिंग है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल. हो सकता है कि वो नॉर्मल एंजाइम तो प्रोड्यूस कर रहा है बट कम क्वांटिटी में कर रहा है. हो सकता है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है बट वो एंजाइम नॉन फंक्शनल है, पहले जो काम करती थी अब वो काम नहीं कर रही. हो सकता है कि वो जो मॉडिफाइड allele है वो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, वो एंजाइम के लिए कोड ही नहीं कर रहा है. सो द अनमॉडिफाइड और द फंक्शनिंग allele, जो अनमॉडिफाइड है जो पहले वाला है, दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट allele. तो अब वो ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो गया. एंड द मॉडिफाइड allele इज जनरली द रिसेसिव allele. मॉडिफाइड वन इज रिसेसिव जनरली. ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करो, जनरली बोला है, हमेशा नहीं बोला है. उसके बाद हमारे यहाँ पे दूसरा केस आ जाता है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में हम एक चीज़ देखेंगे विच इज़ नोन एज आर मल्टीपल एलिलिज्म. सी यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल अलील्स. अब आप यहाँ पे समझोगे कि ये मल्टीपल अलील्स हम क्यों कह रहे हैं. तो जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है इसको 3 चीज़ें कंट्रोल करती हैं. ठीक है, एक हमारे पास हो जाती है IA जीन, एक हो जाती है IB जीन एंड एक हो जाती है स्मॉल I. तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक जीन है तो उसके 2 अलील्स हमने पढ़े हैं, पेयर ऑफ अलील्स हमने पढ़ा है, बट यहाँ पे हमें कितने अलील्स देखने को मिल रहे हैं, 3. तो इसलिए हम कहते हैं इस कंसेप्ट को मल्टीपल एलिलिज्म. एंड अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो सेम कहाँ है, यू से इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर पूछा जाए मल्टीपल एलील्स कहाँ देखने को मिलते हैं तो आप बोलोगे ABO ब्लड ग्रुपिंग, दैट इज़ ह्यूमन ब्लड के अंदर मल्टीपल एलील्स देखने को मिलते हैं. इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट. अब यहाँ पे जो केस है वो है कोडोमिनेंस का. जो हमने नीचे अभी देखा कि जो हमारा IA एंड IB है
ये इन दोनों को हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट करा है। आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट को, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव को। हमने इन दोनों को कैपिटल से रिप्रेजेंट करा है, दैट मीन्स कि ये दोनों डोमिनेंट है एंड ये रिसेसिव है। तो इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल से, दैट मीन्स ये दोनों डोमिनेंट है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कैसा केस हुआ, ये केस हुआ कोडोमिनेंस का। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली दोनों पेरेंट्स जैसी होगी F1 जनरेशन। जीन आई तभी हमने आई लेटर लिया है, आई अल्फ़ाबेट लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज हैज़ शुगर पॉलीमर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देखेंगे अभी, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वी हैव प्रोटीन्स, लिपिड, तो उसके अंदर शुगर पॉलीमर्स भी होते हैं। दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, कि उसके ऊपर किस टाइप की शुगर होगी, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर जीन आई। अलील्स आई एन आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। जो आई एन आई बी है ये शुगर बनाते हैं बट स्लाइटली डिफरेंट शुगर बनाते हैं, एंड जो स्मॉल आई है ये शुगर नहीं बनाता। तो रिमेंबर दिस, आई ए एंड आई बी शुगर बनाते हैं बट स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनाते हैं, स्मॉल आई शुगर नहीं बनाता। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स देयर कैन बी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 अलील्स दैट आर पॉसिबल एंड देयरफॉर अ टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ना जीनोटाइप लिखा है, कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 6। बट अगर कोई आपसे पूछे कि फिनोटाइप, यहाँ पे लिखा है ना फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, तो 4 फिनोटाइप पॉसिबल है, ए देन बी, ए बी and O. So 4 different phenotypes and 6 different genotypes are possible. You have IA दोनों पे A होगा तो आपको A मिलेगा, एक पे B होगा आपको A भी मिलेगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, कोई एक अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। IA एंड स्मॉल आई है, अगेन A मिलेगा क्योंकि दिस इज़ डोमिनेंट। देन अगेन IA IB है, A भी मिलेगा, दोनों पे B है ऑब्वियसली B मिलेगा। IB एंड स्मॉल आई तो अगेन B मिलेगा बिकॉज स्मॉल आई इज़ रिसेसिव, वो अपने आप को अकेले ही एक्सप्रेस करेगा, तो अकेले जब वो एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें मिला है O। तो ये सिंपल सा केस है। मल्टीपल अलील्स एंड कोडोमिनेंस आप कहाँ देखोगे, ABO ब्लड ग्रुपिंग में। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। तो अब ये भी हो सकता है कि एक सिंगल जीन से एक से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि पी सीड्स के अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस होता है उसका हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट बता दूँ तो यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कैपिटल बी कंडीशन है, कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन एंड स्मॉल बी कंडीशन है, तो यहाँ पे कैपिटल बी हो या एक स्मॉल बी हो, लाइक होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हीटेरोजाइगस हो, दोनों के अंदर ही जो सीड शेप होगी वो होगी राउंड, एंड इसके अंदर जो सीड शेप है वो ऑब्वियसली रिंकल्ड होगी। बट जो साइज़ होगा, ठीक है, अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे साइज़ होगा लार्ज, यहाँ पे साइज़ होगा स्मॉल एंड यहाँ पे साइज़ होगा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है। अगर कैपिटल बी कम्प्लीटली डोमिनेंट होता तो यहाँ पे भी साइज़ हमें लार्ज मिलता। तो जो हमारा ये जो हम पेयर ऑफ अलील्स पढ़ रहे हैं, अगर हम इनको विद रिस्पेक्ट टू साइज़ देखें, अगर हम इस पेयर ऑफ अलील्स को विद रिस्पेक्ट टू साइज़ देखें तो विद रिस्पेक्ट टू साइज़ ये क्या शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिल रही है। बट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू शेप कंसिडर करें तो विद रिस्पेक्ट टू शेप सब कुछ चंगा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। विद रिस्पेक्ट टू शेप यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिल रही है। तो यही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पेयर ऑफ अलील्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फिनोटाइप्स के लिए। सो कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज़ 2 अलील्स, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्टार्चेस सिंथेसाइज इफेक्टिवली, लाइक जो ग्रेन साइज है वो लार्ज है इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, इन होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज starch grains are produced, small b, homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis, सभी जो size है वो small है, and produce smaller starch grains. After maturation of the seeds, these seeds are round and these seeds are wrinkled. Heterozygotes produce round seeds and capital B seems to be dominant allele, but the starch grains produced are of intermediate size in द हीटेरोजाइगस कंडीशन। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखा है, इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर, अगर हम ग्रेन के साइज़ को कंसिडर करें तो ये जो फिनोटाइप है, ठीक है, अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज़ को फिनोटाइप कंसिडर करें देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। ये स्टेटमेंट आ सकती है MCQs में कि क्या डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर है। सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन or the product that it has information for. It depends as much as on the gene product
product and the production of a particular phenotype from this product as it does on a particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से phenotype को कंसिडर कर रहे हो. अब यहाँ पे जी हमारा आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स विच इज़ नोन एज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. ये जो है इट इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सीड कलर एंड सीड शेप. वी हैव सीड कलर एंड सीड शेप. द When Mendel self-hybridized the F1 plants, he found that 3/4 of the F2 plants have yellow seeds and 1/4 have green seeds. Yellow and green color segregated in a 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape also segregated in a 3:1 ratio like a monohybrid cross. तो मेंडल ने बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या बताया, हमें दिया उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे आप देखो राउंड एंड येलो बोथ आर डोमिनेंट, रिंकल्ड एंड ग्रीन बोथ आर रिसेसिव. यहाँ से हमारे गैमीट्स बनेंगे ये. उसके बाद ये हमारी क्या आई, F1 जनरेशन. F1 जनरेशन इज ऑल्सो राउंड एंड येलो क्योंकि ये दोनों ट्रेट्स क्या है, डोमिनेंट है. अब जब हमने करी इसकी सेल्फिंग, सो एज टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन हमने बनाया प्यूनिट स्क्वायर. दिस इज़ आर मेल, दिस इज़ आर फीमेल. प्यूनिट स्क्वायर के अंदर हमने देखी ये सारी ऑब्जर्वेशंस. तो जब हम इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ऐसे ऐसे जब आप इन सबको डिनोट करोगे तो हमारी यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो आएगी, जीनोटिपिक यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, जस्ट फिनोटिपिक रेशो हमें यहाँ पे देखनी है. इट इज़ 9:3:3:1 विच इज़ राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, 9:3:3:1 याद कर लो, 9:3:3:1 ये याद कर लो. 9 पे जो सबसे ज़्यादा है उसके ऊपर लिखो डोमिनेंट. डोमिनेंट क्या है, राउंड येलो. जो 1 है उसके ऊपर लिख दो रिसेसिव. रिसेसिव क्या है, रिंकल्ड ग्रीन. एंड जो बीच वाले हैं उनके अंदर कॉम्बिनेशन बना दो कि राउंड के साथ ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ येलो. तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है 9:3:3:1 को. सो रिजल्ट्स ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर द टू पेरेंट डिफर्ड इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, सीड कलर एंड सीड शेप. आप ये जो प्यूनिट स्क्वायर है ना, दिस प्यूनिट स्क्वायर इज़ वेरी वेरी इजी. डाई हाइब्रिड क्रॉस का जस्ट लाइक अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इट इज़, इसलिए हम इसको यहाँ पे भी इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज सीरियसली दिस इज़ वेरी ईजी. देन कम्स अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द रेशो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड. अगर हमने लिया यहाँ पे राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. अगर हम राउंड एंड रिंकल्ड का करते हैं तभी भी हमें 3:1 रेशो मिलती. अगर हम येलो एंड ग्रीन का करते हैं तभी भी 3:1 मिलती. तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका निकाला कॉम्बिनेशन. दिस इज़ 3:1 रिंकल्ड. जैसे होता है ना हमारे पास मैथ्स में इक्वेशन होती है ना कि a + b c + d, सो यू हैव ac + ad + bc + bd. कैसे आया, पहले इसको इससे करा AC, फिर इसको इससे करा AD, फिर B को इससे करा BC, B को इससे करा BD. सेम यहाँ पे इन्होंने ये किया है. ठीक है, 3 राउंड 1 रिंकल, 3 येलो 1 ग्रीन. सो 3 राउंड को 3 येलो से करा, हमारे पास आ गया 9 राउंड येलो. तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. देन मेंडल ने दिया अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उसने क्या कहा कि अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ रहे हो तो आप बस उन 2 कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ रहे हो, उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है. वो दोनों कैरेक्टर्स वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो सेपरेटली मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में बिहेव करते. दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. Segregation of 50% R capital R and 50% small r is independent from the segregation of yellow and green colors. Then comes the chromosomal theory of inheritance. हमने पढ़ा था मेंडेल ने अपना जो काम है 7 साल तक किया, फ्रॉम 1856 to 63. काम इसने करा, पब्लिश करा 1865 में, बट इसके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा 1900 तक. क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करा? ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. उसने नाम तो दे दिया फैक्टर्स, बट वो कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं. फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर करा मेंडल के काम को. कौन? डी वराइस, कॉरेंस, वॉन टेशमार्क. इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर करा मेंडल के काम को. साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिविजन एंड
chromosomes colored bodies as they were visualized by staining. By 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out. 1902 तक meiosis में chromosomes की movement कैसी होती है वो वर्कआउट कर ली थी, लोगों ने डिस्कवर कर ली थी. दैट मीन्स अब क्रोमोजोम्स का पता चल गया था. क्रोमोजोम्स को कलर्ड बॉडीज़ कहा गया है क्योंकि जब इनको विजुअलाइज लाइक देखा जाता है तो वो स्टेन करके देखा जाता है. स्टेन करके ऑब्वियसली कलरफुल देखेंगे. एंड साइंटिस्ट ने इस टाइम तक सेल डिवीजन, ऑब्वियसली मियोसिस में मूवमेंट्स देख ली तो सेल डिवीजन तो देख ही ली होगी. सो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, यहाँ पे भी लिखा है, दीज टू पीपल गेव द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ. उन्होंने देखा क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एंड फैक्टर्स कुछ तो भाई सिमिलैरिटी लग रही है. सो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी गेव द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर. चाहे आप क्रोमोसोम्स की बात करो चाहे आप जीन्स की बात करो, बोथ अकर इन पेयर. द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर आपसे पूछा जाए कि जो दो अलील्स होते हैं एक जीन पेयर के, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस साइट्स पे लोकेटेड होते हैं. देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, अगर मेरे साथ कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, तो हम इस POV से पढ़ेंगे कि आपके MCQs निकले. नीट में MCQs निकले. नीट में अगर आता है कि एक जीन के दो अलील्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस साइट्स पे होते हैं. आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए होमोलोगस क्या होता है क्या नहीं होता है. जीन के दो अलील्स कहाँ होते हैं, होमोलोगस साइट्स पे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. बस बात ख़त्म. अब ये जो है यहाँ पे आपको गिवन है मियोसिस. मियोसिस देखो वैसे तो हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पे अगर हम ऐसा इन शॉर्ट देख लें तो G1 फेज़ के अंदर ये हमारे पास है एक सेल. ठीक है, मतलब सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, आप जो भी मर्जी लेना चाहो. उसके बाद S फेज़ के अंदर होता है डुप्लीकेशन. ठीक है, S फेज़ के अंदर होता है डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन किसका होगा, DNA का, आप कह लो क्रोमोसोम का कह लो. डिफरेंसेस, DNA का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, क्रोमोसोम का सेम रहता है. तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के बाद आपके ये कंडीशन आ गई एट द G2 फेज़. DNA का इंक्रीज़ करेगा, क्रोमोसोम का सेम रहेगा क्योंकि अभी जो ये सेंट्रोमियर है हमारा वो सेम है. उसके बाद एनाफेज़ हुआ मियोसिस 1 का, तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये वापस आ गई. अब जो हमारा दोबारा यहाँ पे क्या, दोबारा डुप्लीकेशन होगा नहीं. मियोसिस के अंदर एक ही बार डुप्लीकेशन होता है, बट देयर आर 2 साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन. तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो गया, जर्म सेल्स में आ गई हैप्लॉइड कंडीशन. जो पहले कंडीशन डिप्लॉइड थी वो अब आ गई हैप्लॉइड कंडीशन. तो ये सिंपल मियोसिस का केस गिवन है. ये मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे देखा था कि जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने पढ़े थे वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे. ऐसा नहीं था कि ये सातों के सातों 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे. ये 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे. क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7 ऑब्वियसली ऑफ अ पी प्लांट. उसके बाद हम यहाँ पे ना एक टेबल सॉर्ट ऑफ गिवन है NCERT के अंदर. तो यहाँ पे सब कुछ सेम है. डिफरेंस इज़ कि एक में गिवन है इंडिपेंडेंट पेयर, एक में गिवन है 1 पेयर. जहाँ पे आपको गिवन है इंडिपेंडेंट, दे आर रेफरिंग टू क्रोमोसोम. जहाँ पे गिवन है 1, दे आर रेफरिंग टू जीन. मैंने इसको कैसे याद करा था, इंडिपेंडेंट वर्ड है बड़ा, क्रोमोसोम वर्ड भी है बड़ा. तो इंडिपेंडेंट की बात करें मतलब क्रोमोसोम, 1 छोटा, जीन छोटा, 1 पेयर मतलब जीन. तो इसको आप ऐसे याद करोगे. During anaphase of meiosis 1, the 2 chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other. क्योंकि मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया तो भाई इंडिपेंडेंटली अलाइन कर रहे हैं अपना मेटाफेज प्लेट पे. ये जो है इसके अंदर कुछ डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे बस आप ये देखो कि एक बार ये जो ऑरेंज है, ठीक है, एक बार ऑरेंज के साथ ग्रीन आ गया, एक बार आपके ऑरेंज के साथ रेड आ गया. तो बस इसके अंदर यही है कि कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. ये बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं. अब हमारा सटन एंड बोवरी अभी हम पढ़ के आए. इन्होंने दी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. इन्होंने क्या देखा, दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. ठीक है, क्रोमोसोम जीन्स फैक्टर सब सेम से बिहेव कर रहे हैं. तो सटन एंड बोवरी united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles. This is very important. MCQs में मैंने बहुत बार देखा है. सटन एंड बोवरी ने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को, मेंडल ने जो चीज़ें कही थी उसको यूनाइट करा किसके साथ, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की उसकी नॉलेज के साथ. सो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को विद देयर नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड गेव दी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, ये चीज़ें आपको सिंपल रट्टा मारनी है. चीज़ें बस एक बार समझ लो फिर रट्टा मारनी है. इनमें कुछ और नहीं हो सकता आपका.
देन एक्सपेरिमेंटल, अब ये जो है हम कह रहे हैं सटन एंड बोवरी ने दी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने थियोरी दी, बट इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने करा? थॉमस हंट मॉर्गन ने। कोई इसको एक्सपेरिमेंटली करके भी तो वेरीफाई करेगा ना। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे करे एक्सपेरिमेंट्स? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही हमें यहाँ पे गिवन है। लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट फ्लाइज लाइक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाइज। अब यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज को क्यों चूज़ करा? बिकॉज दे वर सुटेबल फॉर सच स्टडीज़, क्योंकि इनको आप सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हो लैबोरेटरी में, ठीक है, लैब में आप सिंपली इनको ग्रो कर सकते हो। इनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 2 वीक्स का है, तो आप कितनी जनरेशन्स को स्टडी कर सकते हो। सिंगल मेटिंग को प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, क्योंकि ऐसे तो होता ही है, वो तो बहुत ऐसा हम में जैसे है 1 प्रोजेनी, बट इनमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज एट अ टाइम। देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, दे हैव सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। जो छोटी फ्लाई है वो है मेल, जो बड़ी फ्लाई है वो है फीमेल। सो एक्सटर्नली देखिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स, बहुत सारी वेरिएशंस इनके अंदर है। उसके बाद अब आ जाता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो थॉमस एंड मॉर्गन ने ऑब्जर्व करी। तो मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला में डाईहाइब्रिड क्रॉसेस करे टू स्टडीज जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, जो सेक्स लिंक्ड जीन्स थी उनको स्टडी करने के लिए। तो इसने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स को ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ मेट कराया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डोमिनेंट एंड रिसेसिव मैंने लिख रखा है। बॉडी कलर ब्राउन इज डोमिनेंट ओवर येलो एंड आई कलर रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट। F2 रेशो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9331। तो अब क्योंकि जो फिनोटिपिक रेशो है F2 जनरेशन की वो 9331 नहीं आई, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हुआ। द जीन्स वर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम्स, कुछ जीन्स जो थी वो एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थी। व्हेन 2 जीन्स इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वो मच हाइयर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। इसको हम आगे चल के अभी समझेंगे फिगर में देख के। फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन्स, अगर 2 जीन्स फिजिकली एसोसिएटेड है तो उसको हम कहेंगे लिंकेज। एंड जब एक नॉन पेरेंटल मतलब जो पेरेंट्स में नहीं है, अगर एक ऐसा जीन कॉम्बिनेशन बनता है देन दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेशन। अब आप यहाँ पे एक बात समझो, वापस से आओ डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। हमारे पास ये है पेरेंट 1, ये है पेरेंट 2। पेरेंट 1 क्या है? राउंड येलो, हमारे पास प्रोजेनी आई राउंड येलो। पेरेंट 2 क्या है? रिंकल्ड ग्रीन, हमारे पास प्रोजेनी भी आई रिंकल्ड ग्रीन। बट ये जो 2 हमारे पास बच्चे आए, ठीक है, ये जो 2 हमारे पास बच्चे आए, एक आया राउंड ग्रीन, एक आया रिंकल्ड येलो, ये कहाँ से आए? पेरेंट तो कोई भी ऐसा नहीं था, तो फिर ये बच्चे यहाँ पे कैसे आ गए? क्योंकि यहाँ पे हुआ रिकॉम्बिनेशन। जब भी नॉन पेरेंटल टाइप आता है उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ रिकॉम्बिनेशन, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे हमको कही है कि ये है रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन व्हाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड शोज हाई रिकॉम्बिनेशन। इसको हम अभी आगे देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 2 जीन्स है, येलो वाइट, दिस इज़ वाइट मिनिएचर। F1 जनरेशन के अंदर यू विल कंसिडर 100% रिकॉम्बिनेशन हुआ है, बट ऐसा F2 जनरेशन में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 9331 रेशो नहीं आई। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये दोनों जीन्स क्या है? ज़्यादा पास है, ये दोनों जीन्स क्या है? दूर है। तो ये दोनों जीन्स है पास, ये दोनों जीन्स हैं दूर। अब क्योंकि ये दोनों जीन्स पास हैं तो इसके अंदर लिंकेज जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्योंकि ये दूर है तो इसके अंदर लिंकेज होगा कम। अगर इनके अंदर लिंकेज ज़्यादा है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक्ड है। इनको रिकॉम्बिनेशन करने के लिए इनको तोड़ना भी तो पड़ेगा, इनको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा। बट ये ऑलरेडी लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। पेरेंटल टाइप इज़ 98.7% एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ 1.3। बट क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो जीन्स हैं ये दूर है तो यहाँ पे लिंकेज कम है, क्योंकि ये दूर है, जितना दूर उतना कम लिंक, जितने पास उतना ज़्यादा लिंक। तो क्योंकि ये दूर है तो यहाँ पे लिंकेज कम है, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ पे 37.2 आया है, जो यहाँ पे सिर्फ 1.3% था। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है, जिसको सिंप्लीफाई करके यहाँ मैंने लिखा है कि अगर डिस्टेंस कम है
तो लिंकेज ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के लिए जो लिंकेज है वो कम होनी चाहिए, तभी न्यू टाइप आप बना पाओगे। उसके बाद थॉमस एंड मॉर्गन की यहाँ पे बात हो गई। फिर यहाँ पे एक दूसरा साइंटिस्ट आया, एल्फ्रेड। एल्फ्रेड ने क्या कहा कि जो एल्फ्रेड ने बेसिकली मैपिंग करी, ठीक है, मैपिंग जो है वो एल्फ्रेड ने करी, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। एल्फ्रेड ने कितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका यूज़ करके मैपिंग करी जीन्स की क्रोमोसोम पे कि कौन सी जीन कहाँ लोकेटेड है, कितनी पास है, कितनी दूर है, वो सब। उसके बाद आ जाती है हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक में ऐसा वर्ड आ रहा है ना कि पॉलीजेनिक, आप कह सकते हो पॉलीजीन। तो इट मीन्स कि जब एक फिनोटाइप को मोर देन वन जीन कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो टॉल और शॉर्ट पीपल, मतलब हाइट इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेट, क्योंकि इसको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एलील्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। लाइक अगर आप बात करो ह्यूमन स्किन कलर की, तो इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। अगर आपके जो डोमिनेंट है, ठीक है, अगर सारे के सारे डोमिनेंट होंगे तो वो डार्केस्ट स्किन कलर होगा, सारे रिसेसिव होंगे तो लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। ओके, सो 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स, इंटरमीडिएट स्किन कलर। अगर 3 डोमिनेंट है, जैसे यहाँ पे तो सारी की सारी डोमिनेंट है, अगर मान लो 3 डोमिनेंट है एंड 3 रिसेसिव है, तो क्योंकि आधा आधा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्किन कलर आ जाएगा। देन कम्स प्लियोट्रॉपी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, अगर एक फिनोटाइप को मोर देन 1 जीन कंट्रोल करे, दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब अगर एक जीनोटाइप मोर देन 1 फिनोटाइप कंट्रोल करे, दैट इज़ प्लियोट्रॉपी। इसको आप याद कैसे करोगे, पॉलीजेनिक, इसमें वर्ड आ रहा है पॉलीजीन, मोर देन 1 जीन इज पॉलीजीन। तो ये सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। प्लियोट्रॉपी के अंदर हमारा एग्जांपल आ जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। तो क्या होता है कि एक जीन का इफेक्ट होता है एक मेटाबॉलिक पाथवे पे। अब क्योंकि एक जीन का इफेक्ट है एक मेटाबॉलिक पाथवे पे, मेटाबॉलिक पाथवेज तो हमारी बॉडी में बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली एक जीन ने बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर लिया। ह्यूमन्स के अंदर म्यूटेशन जीन में होती है, जिसकी वजह से हमारा डिजीज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकती है। दिस डिजीज़ द डिजीज़ इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन। उस जीन में म्यूटेशन होता है दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। लाइक द एंजाइम दैट कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उस जीन के अंदर हो जाता है म्यूटेशन। अब क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिंगल जीन म्यूटेशन। एंड इससे मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस क्या आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। देन कम सेक्स डिफ्रेंसिएशन। साइटोलॉजिकल मतलब क्रोमोसोमल ऑब्जर्वेशंस मेड इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, पहले तो इंसेक्ट्स पे ही होता है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ऐसे, ह्यूमंस पे तो डायरेक्ट होते नहीं है। लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग ने 1891 में एक्स बॉडी को डिस्कवर करा, बट वो इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाया कि होता क्या है, बस उसने डिस्कवर करा। अब हमारे पास यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये सर्टेन टाइप्स के आ जाते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या, मेल हीटेरोगैमेटी। मेल हीटेरोगैमेटी, हीटेरो मीन्स डिफरेंट, तो जहाँ पे फीमेल्स तो सेम है, फीमेल होमोजाइगस है, बट मेल्स डिफरेंट है। मेल्स डिफरेंट के अंदर हमारा पहला केस आ सकता है एक्सोटाइप। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स है तो वो फीमेल होगा, बट सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है तो वो मेल हो जाएगा। दिस कंडीशन इज सीन इन ग्रासहॉपर के अंदर क्या होगा, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगा, बट अगर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं, तो वो मेल होगा। ठीक है, कंडीशन ही हमारी आ गई ग्रासहॉपर के अंदर। दूसरा केस आ गया XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो हम में होता है। ठीक है, तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स है तो फीमेल होगा, अगर एक एक्स एक वाई है तो वो मेल होगा। ये हमारे साथ ड्रोसोफिला में भी देखने को मिलता है। तो ये मैंने कहा जैसे हमारे केसेस होते हैं मेल हीटेरोगैमेटी के। फिर फीमेल हीटेरोगैमेटी के अंदर मतलब कि जब मेल होमोजाइगस होगा बट फीमेल अलग होगी, दिस कंडीशन इज सीन इन बर्ड्स। जैसे कि अगर दोनों क्रोमोसोम सेम है तो वो मेल होगा, बट अगर डिफरेंट है तो वो फीमेल होगी। तो दिस इज़ द केस ऑफ फीमेल हीटेरोगैमेटी विच इज़ सीन इन बर्ड्स।
सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो हमें पता है कि हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं. इस 23 पेयर्स के अंदर 22 एंड 1 का होता है डिफ्रेंसिएशन. दिस 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज़ नोन एज आर सेक्स क्रोमोजोम एंड द रेस्ट आर ऑटोजोम्स. तो ये जो हमारे सेक्स क्रोमोजोम हैं, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, अभी जैसे हमने देखा अगर XX है तो फीमेल होगा, अगर XY है तो मेल होगा, यहाँ पे यही लिखा है. उसके बाद आ जाता है हनी बी. हनी बी का देखो केस बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. हनी बी के अंदर क्या है, जो फीमेल है, फीमेल क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है, मेल को हम कहेंगे ड्रोन. ठीक है, इनके अंदर टोटल 32 क्रोमोजोम्स होते हैं, तो 16 क्रोमोजोम्स आए इनके गैमीट्स में. अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गया, विद फर्टिलाइजेशन वापस से 32 क्रोमोजोम्स हो जाएंगे और वो हो जाएगा फीमेल, जो हमारी क्वीन वर्कर कुछ भी हो सकती है. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो एग है वो डेवलप कर जाएगा मेल के अंदर, एंड मेल इज़ योर ड्रोन. तो इसलिए ही यहाँ पे लिखा है कि जब फीमेल से गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो किससे हुआ, मियोसिस से, क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में आना है. बट जब मेल से गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ, माइटोसिस से, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन ही है. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव्स, वी कैन हैव फीमेल क्वीन और वर्कर, एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल और अ ड्रोन बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. जैसे फ्रूट्स में होती है पार्थेनोकार्पी, तो ऐसे यहाँ पे हो जाती है पार्थेनोजेनेसिस. Females are diploid having 32 chromosomes and this is known as haplodiploid method of sex determination. Males produce sperms by mitosis. जो males होते हैं वो sperms produce करते हैं by mitosis and they do not have father and ये जो statement है बस ऐसा आप learn कर लो MCQs के लिए कि जो males होते हैं, males के ना तो fathers होते हैं ना तो उनके सन हो सकते हैं, बट दे हैव ग्रैंड फादर्स एंड कैन हैव ग्रैंड सन. सो डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, बट हैव ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स. उसके बाद आ जाता है म्यूटेशन. म्यूटेशन इज़ अगर आपके किसी भी जीन के अंदर, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे म्यूटेशन. सो ऑल्टरनेशन ऑफ DNA सीक्वेंसेस consequently resulting in change of genotype phenotype of an organism. अगर DNA में, जीन में, क्रोमोसोम में चेंज आया तो जीनोटाइप फिनोटाइप भी तो चेंज करेगा, जीनोटाइप करेगा फिर फिनोटाइप भी करेगा. तो इसे हम ये जो चेंजेस हैं DNA सीक्वेंसेस के अंदर, ये जो चेंजेस हैं ये रिकॉम्बिनेशन से हो सकते हैं. जब नॉन पेरेंटल टाइप आता है ये म्यूटेशन से भी हो सकते हैं. क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ और एबिरेशंस हमें कैंसर सेल्स में भी देखने को मिलते हैं. जो चेंजेस हैं, म्यूटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये हमें कैंसर सेल्स में भी देखने को मिलते हैं. म्यूटेशन अगर हो रहा है सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA में, देन दैट इज़ नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, जो हमें देखने को मिलती है सिकल सेल एनीमिया में, ये हम भी आगे पढ़ेंगे. फिनाइल कीटोन्यूरिया में भी आप कह सकते हो. देन डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ DNA कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो अगर सिर्फ एक में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, बट अगर नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ DNA में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अब ये जो म्यूटेशन है ये अलग अलग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जिन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेंस. वन ऑफ एन एग्जांपल इज़ UV रेडिएशंस. बाकी और एग्जांपल्स हम कैंसर जब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वहाँ देखेंगे. अब जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो ऑब्वियसली इसको कम्प्लीटली एंड तक देखना. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस, जिससे कि हमें एक फैमिली ट्री टाइप, चार्ट टाइप ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि क्या हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ की उस फैमिली में, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि होने वाले ऑफस्प्रिंग में वो डिज़ीज़ हो. तो ये सर्टेन चीज़ें हैं जिससे हम हमारे पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्क्वायर इज़ मेल, सर्कल फीमेल, दिस इज़ सेक्स अनस्पेसिफाइड. अगर रेड कलर का है दैट मीन्स द इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड. सिंगल लाइन मीन्स मेटिंग, ठीक है, अ सिंगल लाइन मीन्स मेटिंग. डबल लाइन मीन्स meeting बट बिटवीन रिलेटिव्स. लर्न दिस वर्ड. दिस इज़ पेरेंट्स आर अबव, उनकी मेटिंग हुई, नीचे आए क्या, बच्चे, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ़्ट टू राइट. पहला बच्चा लेफ़्ट में होगा, दूसरा बच्चा ऐसे ही चलता जाएगा, तो सबसे पहला जो बच्चा है वो लेफ़्ट में आएगा. उसके बाद ये दो पेरेंट्स हैं, उनकी मेटिंग हुई, उनका बच्चा आया, बट बच्चा रेड है, दैट मीन्स अफेक्टेड है. स्क्वायर है मतलब मेल है. ये 5 ऑफस्प्रिंग्स है बट अनअफेक्टेड है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इनसे.
Pedigree analysis in human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. जो मैंने कहा, each and every feature in an organism is controlled by one or the other gene located on DNA present in a chromosome. हर एक चीज़ जो है हमारी बॉडी में छोटी से लेके हर एक चीज़ उसको हमारा DNA जीन क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं जो हमने इनहेरिट किए हैं. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes. की बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे अंदर जो जीन्स और क्रोमोसोम्स में चेंजेस या ऑल्टरेशन की वजह से होते हैं. तो हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकेंड इज़ क्रोमोसोमल. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन. यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जीन के अंदर हो रही है म्यूटेशन. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, यहाँ पे मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस को अलग से मेंशन किया है क्योंकि बाकी सारे हमने आगे डिटेल में पढ़े हैं, बस सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम है तो ताकि आप भूलो ना. सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं. ये हो सकता है कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड हो और हो सकता है सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड ना हो. तो दोनों केसेस हैं, हम आगे देखेंगे. सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड हो सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे एक्स लिंक्ड ही पढ़ रहे हैं. शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी. फीमेल टू मेल प्रोजेनी क्यों कहा है वो भी हम आगे देखते हैं. तो अब ये देखो, यहाँ पे ये जो है हमें 2 पेडिग्री एनालिसिस गिवन है. ये जो है ए, it is an autosomal dominant disorder myotonic dystrophy and ये वाला जो है ये autosomal recessive है. So when we say autosomal means कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है, दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है. डिफरेंसेस ये autosomal dominant है, autosomal recessive है. autosomal dominant मतलब कि अगर दोनों में से एक भी जीन अफेक्टेड होगा तो वो कंडीशन, वो बीमारी जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है वो आपको हो जाएगी. तो यहाँ पे वही है. अब जैसे ये है हमारा क्या, ऑटोसोमल है, तो अब यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है तो हमने ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए. ठीक है, हो सकता है कैपिटल ए भी हो, बट कैपिटल ए अगर होता तो सारी की सारी प्रोजेनीज अफेक्टेड होती क्योंकि सब में एक क्रोमोसोम तो जाता ही जो कैपिटल होता है, डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस करेगा. अब क्योंकि सारी प्रोजेनीज अफेक्टेड नहीं है दैट मीन्स फीमेल इज़ हीटेरोजाइगस एंड मेल क्योंकि अफेक्टेड नहीं है तो ये पक्का होमोजाइगस ही है. तो अब यहाँ पे इस बच्चे के अंदर क्या हुआ, मदर से स्मॉल ए आ गया, फादर से तो स्मॉल ए ही आएगा तो इसलिए अफेक्टेड नहीं है. इस प्रोजेनी में फादर से तो स्मॉल ए ही आएगा बट मदर से कैपिटल ए आ गया तो इसलिए ये अफेक्टेड है. तो इससे हमें पता चले ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों है, क्योंकि बच्चों के अंदर बीमारी है पर पेरेंट्स के अंदर बीमारी नहीं है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चों के पास जीन तो आए हैं, अफेक्टेड जीन तो आए हैं बच्चों के पास. कहाँ से आए होंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स से आए होंगे, बट पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है. दैट मीन्स द डिजीज इज रिसेसिव. तो अगर मान लो कि ये है हमारा कैपिटल ए स्मॉल है, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल है, इस बच्चे के पास मदर फादर दोनों से कैपिटल ए आ गया इसलिए अफेक्टेड हो गया. तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको अगर ऐसे मज़े से करोगे ना तो ये आपको ईजिली आ जाएंगी. अगर ऐसे पढ़ोगे ना है क्या है तो नहीं होने वाला. तो अब यहाँ पे हमारी पहली डिजीज़ आ जाती है कलर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे हीमोफीलिया. दोनों जो बीमारी करती हैं आपको वो अलग है, दोनों के तरीके सेम है. तो तरीका हम एक का देखते हैं, दूसरे पे आप खुद से अप्लाई कर लेना. कलर ब्लाइंडनेस है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड रिसेसिव है. डिफेक्ट, अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी आइज़ में होते हैं कोन्स, रोड्स. अगर हमारी आइज़ के कोन्स अफेक्टेड है तो उस केस के अंदर रेड और ग्रीन कोन में से कोई अफेक्टेड होगा तो इसकी वजह से हम रेड एंड ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. ठीक है, ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. ये 8% मेल्स में है एंड 0.4% फीमेल्स में है. अब आप कहोगे फीमेल्स में इतना कम क्यों है और मेल्स में इतना ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं. हमने कहा ये एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है. ठीक है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है. हमारे पास एक है फीमेल एक है मेल. मान लो कि जो फीमेल है, मतलब मान लो क्या, फीमेल तो एक्स ही होती है, मेल XY होता है. फीमेल जो है वो हमारी कैरियर है मतलब कि फीमेल का एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है. ठीक है, तो ये जो फीमेल है हमारी ये कैरियर फीमेल है. अब यहाँ से हमारे 2 सॉर्ट ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं, X एंड X'. यहाँ से भी 2 बन सकते हैं, X एंड Y. अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ये कॉम्बिनेशन होता है, यू विल हैव XX. अगर मान लो इसके साथ Y आ जाता है, यू विल हैव XY. अगर इसके साथ मान लो ये आ जाता है, यू विल हैव X एंड X' एंड इसके साथ यू विल हैव X'Y. अब आपको पता है ऑब्वियसली दिस इज़ अ फीमेल, दिस इज़ अ फीमेल, दिस इज़ अ मेल, दिस इज़ अ मेल. दिस फीमेल इज़ 100% गुड. ठीक है, ना तो ये कैरियर है ना तो ये अफेक्टेड है. दिस मेल इज़ ऑल्सो 100% गुड. ये जो फीमेल है ये कैरियर है,
एंड ये जो मेल है ये अफेक्टेड है। तो मेल बेसिकली अफेक्टेड क्यों है? क्योंकि एक फीमेल जो है वो अफेक्टेड तब होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव हो, बट एक मेल अफेक्टेड कब होगा? जब एक एक्स भी हो। तो ऑब्वियसली एक एक्स के अफेक्टेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो एक्स के अफेक्टेड होने से ऑब्वियसली कम है, इसलिए मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं एंड फीमेल्स कम अफेक्टेड हैं। हीमोफीलिया के अंदर भी सेम ही है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है? आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, इसमें उनमें से एक फैक्टर्स अफेक्ट हो जाता है। सो इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इट इज़ अनवायबल इन लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि कहीं भी आपको छोटे से चोट लगी खून बहना ही नहीं बंद होगा। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants and as she was a carrier of this disease, so Queen Victoria was a carrier, तो इसलिए उनके फैमिली ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैरियर हैं, अफेक्टेड है। ये थे हमारे दो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब हमारे जितने भी रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं दीज आर ऑटोसोमल, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। तो पहला आ जाता है सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। देखो सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया के अंदर डिफरेंस क्या है कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन तो सबको ही पता होगा। तो हीमोग्लोबिन, सिकल सेल अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन बनता गलत है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए उतनी में ही बनता है, बट बनता गलत है। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया, उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन जितना बनता है वो सही बनता है पर क्वांटिटी ही कम बनती है। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब क्योंकि सिकल सेल अनीमिया में क्वांटिटी ठीक है, क्वालिटी ख़राब है, तो इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। थैलेसीमिया में क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी ख़राब है, इसलिए थैलेसीमिया को हम क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील, सिंगल पेयर है कॉज्ड बाय। अब ये क्या है? हमारे को पता है हीमोग्लोबिन के अंदर हमारी दो चेन्स होती हैं, वी हैव अल्फा एंड बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है, अगर उसकी जगह वेलिन आ जाए तो आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल जीन है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड जीन है। अब यहाँ पे ग्लूटामिक था, GAG था, CTC था, वो भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी चेंज, ठीक है। दिस इज़ अ माइक्रोग्राफ ऑफ RBC, माइक्रोग्राफ है ये। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमने देखो जो हमने पहले ये पढ़ा था ना, ये जो हमने पढ़ा था ना, ये दोनों किसके थे? ऑटोसोमल के थे। एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। तो जो हमारा ये वाला है ना ऑटोसोमल रिसेसिव वाला, ये सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया तीनों के लिए काम करेगा, तीनों के लिए एज एन एग्जाम्पल काम करेगा। तो हम इसका अलग से नहीं पढ़ते फिर। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया? वेलिन ने। सिक्स्थ पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के हीमोग्लोबिन के सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसकी वजह से सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ। सिक्स्थ पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के फ्रॉम GAG टू GUG। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। अब अगर मान लो कभी कोई इंसान लो ऑक्सीजन टेंशन वाली जगह में चला जाता है जहाँ पे नॉर्मल से ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा? उसके हीमोग्लोबिन का हो जाएगा पॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से जो हमारे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लाइक RBCs की जो नॉर्मल शेप होती है बाइकनकेव डिस्क से, वो चेंज हो जाएगी इनटू इलोंगेटेड सिकल लाइक शेप। दिस इज द रीजन व्हाई दिस डिजीज इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजीज आ जाती है फेनाइलकीटोन्यूरिया, जो पीछे हम प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ के आए हैं। इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अगेन एंजाइम यहाँ पे क्या अफेक्टेड होता है? वो एंजाइम जो फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करती है टायरोसिन में, वो एंजाइम अफेक्टेड होती है। अब क्योंकि एंजाइम अफेक्टेड है तो फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स फिनाइल एलानीन अक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कि अब ये बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ टायरोसिन इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। एंड ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, ये ब्रेन में अगर अक्यूमुलेट हो जाए तो आपको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है एंड ये आपकी यूरिन में भी आ सकता है, क्योंकि किडनी इसको अब्जॉर्ब नहीं करती, पुअर अब्जॉर्प्शन है। एंड देन वी हैव आवर लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसके बाद बस 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। एंड दिस लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थैलेसीमिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन बनता सही है पर कम बनता है। तो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है। डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा बीटा दैट मेकअप हीमोग्लोबिन। तो हो सकता है आपकी अल्फा चेन हीमोग्लोबिन की कम बने, हो सकता है बीटा चेन हीमोग्लोबिन की कम बने, हो सकता है दोनों कम बने। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, अनीमिया तो आपको हो ही जाएगा, ठीक है। RBC हीमोग्लोबिन ही तो है।
तो फॉर्मेशन ऑफ abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia which is a characteristic of this disease. तो अगर अल्फ़ा चेन कम बन रही है तो आप इसको अल्फ़ा थैलेसीमिया कहोगे, बीटा चेन कम बन रही है आप इसको बीटा थैलेसीमिया कहोगे. टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स. अब अल्फ़ा थैलेसीमिया कब होगा? जब हमारे क्रोमोसोम 16 पे दो जीन्स HbA1 एंड HbA2 लोकेटेड होती हैं, वो अफेक्टेड होती हैं ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन और एनीथिंग, तो हमारे को अल्फ़ा थैलेसीमिया हो सकता है. द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस. जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगी उतना ही कम अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा. एंड बीटा थैलेसीमिया कब होगा? जब क्रोमोसोम 11 पे जो HBB जीन प्रेजेंट है वो अफेक्टेड होगी. तो अगेन वही चीज़ कि जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा उतना कम सिंथेसिस होगा. तो थैलेसीमिया इज़ अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर एंड सिकल सेल एनीमिया इज़ क्वालिटेटिव. देन वी हैव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं. कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसमें हो सकता है कि क्रोमोसोम कम हो, ज़्यादा हो करेक्ट बट अब नॉर्मली अरेंज्ड हो. अगर मान लो कि एक क्रोमोसोम में ज़्यादा कम है तो उसको हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी. अगर मान लो कि पूरा का पूरा सेट ही दोबारा आ जाता है, पूरे के पूरा सेट ही दोबारा रिपीटेड है, जो कंडीशंस हमें प्लांट्स में जनरली देखने को मिलती है, देन दैट इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी. मान लो कि सेल डिवीजन तो हो गया बट लाइक कार्योकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ये कंडीशन पॉलीप्लॉइडी की प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन है. अब अगर क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी, क्योंकि जनरली दो होते हैं, एक और आ गई तो ट्राइसोमी. अगर एक क्रोमोसोम कम है तो उसको हम कहेंगे मोनोसोमी, क्योंकि फिर एक क्रोमोसोम बचा. अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. वी हैव डाउन्स, क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर्स सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम 21 की. दिस इज़ अ चाइल्ड हु इज़ अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम. यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपी है, बाकी हर एक जगह 2 है, यहाँ पे 3 है. तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम 21 है उसकी 3 कॉपी बन जाती है. इसको डिस्कवर करा था लैंगडन डाउन ने इन द ईयर 1866. इसके अंदर जो आपका इंसान है वो होता है शॉर्ट स्टेचर्ड, स्मॉल राउंड हेड होता है उसका, फरोड टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाम ब्रॉड होती है, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस होते हैं, फिजिकल एंड कंप्लीट लाइक उसकी पूरे डेवलपमेंट ही रिटार्डेड हो जाती है. सो एज यू कैन सी है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होने के चांसेस है, बिगिन रिंकल्ड टंग एंड मेनी लूप्स ऑन फिंगर tips. Then comes Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is seen in males and Turner's is seen in फीमेल्स. मेल्स क्या होते हैं XY. अगर मेल्स XXY हो जाए मतलब कि X क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होगी, अगेन क्या हुआ ट्राइसोमी. तो दिस इज़ नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. तो जनरली हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 47. अब क्योंकि मेल जो है वो XXY है तो इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट तो मैस्कुलिन ही होगी क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से उस मेल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो सकती है. दैट कंडीशन इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया एंड द मेल वुड बी स्टेराइल. टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल में. फीमेल क्या होती है XX, यहाँ पे हो जाती है XO. 46 की जगह सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे जो फीमेल है वो भी क्या होती है स्टेराइल होती है. ओवरीज रूडिमेंटरी होती हैं, काम नहीं करती हैं, एंड बाकी के जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है वो भी लैक करते हैं. सो दिस इज टॉल स्टेचर विद फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स एंड शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स. Now, फटाफट coming to summary. So, genetics is a branch of biology which deals with principles of inheritance and its practices. So, genetics क्या है? ये है progeny resembling the parent in morphological and psychological features has attracted the attention of many biologists. Mendel was the first to study this phenomena systematically. MCQ में आ सकता है कौन वो साइंटिस्ट था जिसने ये पूरे फिनोमिना को, जिसने पूरे जेनेटिक्स को फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिकली पढ़ा? क्या बोलोगे? मेंडल. जो लाइंस मैंने मार्क कर रखी हैं सही में इंपॉर्टेंट है. मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर जीन्स दैट वर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम. हमने पढ़ा जब थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करी. क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्टेड टुगेदर एंड डिस्टिंक्टली लोकेटेड जीन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली. ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड थी उनका क्या हुआ, अजॉर्शन टुगेदर हुआ, साथ में हुआ. जो डिस्टेंटली लोकेटेड थी, दूर दूर लोकेटेड थी, उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ एंड उन्होंने इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट किया. क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लिंकेज होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा. लिंकेज मैप्स देयरफॉर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. सम म्यूटेशंस इन्वॉल्व चेंजेस इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी. होल सेट इज पॉलीप्लॉइडी. और चेंज इन अ सबसेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर. अगर एक
या कुछ में है, सब में नहीं है, then that is aneuploidy. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome and can be easily studied by using karyotype. Karyotype ये जो है ना ये इसको कार्योटाइप कहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है क्रोमोसोम की साइज़ वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह क्या है. सो इसको हम कार्योटाइप कहते हैं. एंड विद दिस आवर चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज़ कम्प्लीटेड. बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा ईजी है. आई थिंक सो मैंने NCERT की हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करा है. तो आई थिंक सो ये चैप्टर अब तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाना चाहिए एटलीस्ट. कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना डेली. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर देन कॉमेंट दैट बिलो. एंड आई होप सो you have understood this chapter very well. If you like this video then do subscribe my channel and bye bye.